हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 50। कहानी का टाइटल है दरिंदे हो तुम। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जीवन टेलीपैथी करके करण को जल्दी से अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। सभी इंसान कर्मचारियों को घर भेज दिया गया। करण 10 मिनट के अंदर ऑफिस पहुंच गया और जीवन से पूछता है, क्या हुआ? तूने इतना अर्जेंट मुझे क्यों बुलाया? जीवन परेशानी से बोलता है, भाई ध्वनि को रिहान ले गया। करण हैरानी से, क्या? पर कैसे? जीवन बोलता है, अरे मुझे भी नहीं पता। मुझे ये नालायक वैम्पायर ने बताया कि ध्वनि गायब है। ब्रो गए हैं दिव्या के कैबिन में, ध्वनि से मिलने गई थी। अब तक उसको पता चल गया होगा कि ध्वनि गायब है। भैया आज तो सबकी शामत आई है। करण परेशानी से वैसे बोलता है, अगर ध्वनि नहीं मिली तो आहान। करण इतना ही बोल पाया था कि उसको आहान की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी वैम्पायर्स कांपने लगते हैं। ऑफिस में आधे से ज़्यादा लोग तो वैम्पायर्स ही थे, क्योंकि आहान को इंसानों के बीच रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। आहान गुस्से में गुर्राते हुए कैबिन के डोर को झटक से तोड़ देता है और लंबे लंबे कदमों के साथ सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सभी रक्त पिशाच इंसानी रूप में ही थे और सर नीचा करके खड़े हुए थे। उनको आहान से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। आहान इस वक्त बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी गर्दन की काली नसें उभर गई थी और वो उनकी आंखों में देख रहा था, जो कि इस समय पूरा काला हो गया था। उसके नाखून भी बड़े बड़े हो गए थे। आहान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, कहाँ है मेरी ध्वनि? करण उसके पास धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बोलता है, आहान शांत हो जाओ, ध्वनि मिल जाएगी। आहान फिर से शब्द रक्त पिशाचों को देखते हुए दहाड़ते हुए पूछता है, मैंने पूछा कहाँ है मेरी ध्वनि? आहान की आवाज़ सुन के उसकी आवाज़ में बदलाव होने लगा था, जैसे किसी जानवर ने गुर्रा रहा हो। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुन के किसी के भी गले से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। करण ने बड़े बड़े कदम वहीं रुक गए और वो 2 कदम पीछे हो गया। आहान को जवाब न मिलता देख आगे बढ़कर एक वैम्पायर का उसने गला पकड़कर हवा में ही उठाया और जोर से चिल्लाता है। आहान के वैम्पायर तीत बाहर आ चुके थे। अब वो किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी का अभी उसमें से खून की नदियां बहने लग जाएंगी। जीवन उसके इस रूप को देखकर बिल्कुल थर-थर से कांपने लगा था। हालांकि वो भी वैम्पायर था, पर कभी भी उसने आहान को इतने गुस्से में नहीं देखा था। उसने करण का हाथ को कस के पकड़ लिया। आहान गुस्से में उस वैम्पायर को जोर से दीवार पर फेंक देता है और गरजते हुए बोलता है, क्यों रखा गया है तुम लोगों को यहाँ पर? अपनी क्वीन की रक्षा नहीं कर पाए तुम लोग? क्या कर रहे थे तुम लोग यहाँ बैठकर? आहान के बोलने पर एक वैम्पायर धीरे से बोलता है, माफ कर दीजिए किंग। आहान गुस्से में आवाज नीचे पटक कर खूंखार आवाज में बोलता है, माफी नहीं, सजा सजा मिलेगी तुम लोगों को। याद रखना, अगर मेरी ध्वनि को कुछ भी हुआ तो सारी वैम्पायर नगरी को आग लगा दूंगा, सब तबाह कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा, जला के राख कर दूंगा। आहान के इतना बोलते ही सबकी आंखें लाल हो जाती हैं और वे तेजी से आहान उसी समय अपनी जलती निगाहों को लेकर तुरंत तेजी से ऑफिस से बाहर निकल जाता है। सभी वैम्पायर्स डर से कांप रहे थे। करण और जीवन चुपचाप खड़े हुए थे। करण एकदम से पूछता है, जब रेहान ध्वनि को ले जा रहा था तो तुम सब कहाँ थे? एक वैम्पायर डरते हुए बोलता है, हमने रेहान को क्वीन को ले जाते हुए नहीं देखा। हमने सूंघ लिया था कि रेहान की खुशबू को, पर जब हमने क्वीन की चीख की आवाज़ सुनी तो हम जल्दी से वहाँ गए। तब तक रेहान क्वीन को वहाँ से ले जा चुका था। जीवन सबको गुस्से में देखते हुए बोलता है, याद रखना, अगर ध्वनि नहीं मिली तो सब खत्म। ब्रो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सभी वैम्पायर्स जलते हुए, हमें बचा लीजिए, कुछ तो कीजिए। करण रेहान पर करण आहान गए।
करण और जीवन आहान के पीछे गए, जिस दिशा में वो देखते हुए बोलता है, जब सिर्फ ध्वनि ही तुम लोगों को बचा सकती है सबको। आई होप वो जल्दी से मिल जाए आहान को। वही शाम का वक्त पहाड़ों के बीच झील के किनारे एक बड़ा सा पिंजरे के अंदर ध्वनि बेहोश पड़ी हुई थी। पिंजरे के आसपास 4-5 वैम्पायर्स मंडरा रहे थे। ध्वनि को धीरे धीरे होश आने लगा था। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई और धीरे से आंखें खोलकर इधर उधर देखते हुए खुद से बोलती है, ये मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे आई। ध्वनि अपने दिमाग पर जोर देती है और तभी उसको याद आया कि रेहान उसके सर के पीछे किसी चीज से वार किया था। ध्वनि एकदम से डरते हुए उठ के बैठती है और पिंजरे की लोहे को खंबे को पकड़कर इधर उधर देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसको ऑफिस में हुई सारी बातें याद आने लगी। फ्लैशबैक। ध्वनि गुस्से में रेहान को धक्का देती है और रौंदी आवाज में बोलती है, तुम जो भी कह रहे हो पर मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। मैंने खुद देखा है आहान की आंखों में मेरे लिए बेहिसाब प्यार, और तुम उस प्यार को झुठला रहे हो। तुम ना एक घटिया हवसी इंसान हो जो अपनी हवस मिटाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करते हो। तुम क्या बताओगे मुझे मेरे आहान के बारे में। गुस्से में रेहान को कॉफी आता है और वो इस समय ध्वनि के बालों को कस के पकड़ के खींचते हुए बोलता है, तुम 2 कौड़ी की लड़की मुझे धक्का दोगी। तेरी इतनी हिम्मत। क्या कहा तूने? हवसी। अब इस हफ्सी इंसान की दरिंदगी देखेगी तू। रेहान इतना बोलकर ध्वनि के सर को दीवार से जड़ देता है और वो ध्वनि की तेज चीख निकल जाती है। वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसको गोद में उठाकर और खिड़की से होकर जंगल के रास्ते ही वह ध्वनि को लेकर चला जाता है। फ्लैशबैक एंड। ध्वनि रोते हुए बैठ गई और घुटनों में अपना मुंह छुपाकर रो रही थी और कहती है, कहाँ हो तुम आहान, प्लीज़ जल्दी आओ, नहीं तो ये दरिंदा। ध्वनि रोते रोते ऐसे ही सो गई। रात का वक्त। ध्वनि की नींद रेहान की आवाज़ से टूटती है। रेहान बिल्कुल उसके सामने ही बैठा था और अजीब तरीके से उसे ही घूर रहा था। ध्वनि उसको देखकर डरते हुए पीछे खिसकते हुए उठ खड़ी हुई और रेहान खड़ा हुआ और एविल स्माइल करके बोलता है, आउच, अभी तुम और तुम्हारा आहान तुम्हें बचाने नहीं आएगा। शायद उसको तुम्हारी याद ही नहीं है। बहुत गलत हुआ ध्वनि तुम्हारे साथ। ध्वनि रोते हुए गुस्से में बोलती है, गलत गलत मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ होगा। आहान मुझे ढूंढते हुए जल्दी ही आएगा और जाएगा और फिर तुम्हारा खेल खत्म। रेहान गुस्से में ध्वनि के हाथ को पकड़कर दबाता है, जिससे ध्वनि दर्द से कराहते हुए अपने हाथ को छुड़ाती है और कोशिश करने लगती है। ध्वनि रेहान एक झटके में ही उसके हाथ को छोड़ देता है और अपने हाथ में पकड़े बैग को उसकी तरफ थमा देता है। ध्वनि अपने हाथ में पकड़े बैग को असमंजस से देखने लगी। रेहान तेरी मुस्कुराहट करते हुए बोलता है, ये तुम्हारी शादी का जोड़ा है। ध्वनि हैरानी से, क्या? ध्वनि जल्दी जल्दी बैग खोलकर देखती है। उसमें एक खूबसूरत मेहरून रंग का जोड़ा था। रेहान उसमें देखता है और बोलता है, आज रात हमारी शादी है। ध्वनि गुस्से में लहंगे को विद्युत के चेहरे पर ही ध्वनि गुस्से में लहंगे को रेहान के चेहरे पे ही मुंह पे दे के मार देती है और बोलती है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुमसे शादी करने से तो अच्छा है मैं जहर खा के मर जाऊं। रेहान गुस्से में अपने हाथ में पकड़े लहंगे को कस के दबाया और जोर से चिल्लाकर फिर पागलों की तरह हंसने लगता है। ध्वनि को अब रेहान से बहुत डर लग रहा था। रेहान पॉकेट से फ़ोन निकालता है और एक वीडियो को ऑन करके ध्वनि के सामने रख देता है। ध्वनि रेहान को घूरते हुए वीडियो को देखने लगती है और उसके मुंह से चीख निकल गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस वीडियो में लक्ष्य को एक कुर्सी से बांधा गया, जो बेजान मुर्दा की तरह कुर्सी पर पड़ा हुआ था और उसके आसपास काली साया घूम रही थी।
रेहान फ़ोन को जल्दी से बंद करता है और फ़ोन पॉकेट के अंदर डाल देता है, ध्वनि के जबड़े को कस के पकड़कर, और उससे बोलता है, मेरी एक इशारे पे वो साए तुम्हारे भाई का खून चूस कर मार देंगे। अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो, खोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वहाँ देख रही हो ना झोपड़ी, वहाँ पर जाओ और तैयार होकर जल्दी से आओ। रेहान इतना ही बोलता है कि ध्वनि झटके से उसको अपने आप से छुड़ाती है। रेहान जाते हुए ध्वनि को बेजान शरीर से जैसे ही नीचे बैठ जाती है और मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगती है। उसको रेहान से बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था और उसको इस समय अहान के साथ बिताए पल याद भी आ रहे थे। उसकी करीबी नोक-झोंक, अहान का उसके लिए जुनून, वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही थी। ध्वनि रेडी होने के लिए खड़ी होती है। वो बेहद सुंदर लग रही थी। कमी थी तो बस उसकी मुस्कान की। ध्वनि खाली आंखों से अपने आप को आईने में देख रही थी। ध्वनि अपनी आंखें बंद करती है, जिसके साथ ही अपनी आंखों से, यानी उसकी आंखों से आंसू गालों पर बह जाते हैं। ध्वनि धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और धीमी आवाज से खुद को आईने में देखते हुए बोलती है, सोचा था मैं तुम्हारे लिए इन शादी के जोड़े को पहन कर आऊंगी, पर शायद तुम मेरे नसीब में नहीं हो आहान। ध्वनि इतना ही बोली थी कि उसको पीछे से रेहान की आवाज़ सुनाई देती है, नहीं स्वीटहार्ट, अब तुम्हारे मुंह से अहान का नाम भी नहीं आना चाहिए। अब सिर्फ रेहान 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 होना चाहिए। रेहान उसको पीछे से आता हुआ बोलता है। रेहान ध्वनि को अपनी तरफ घुमाता है और ध्वनि पर अपनी नज़र नीचे करे हुए थी। रेहान उसको ऊपर से नीचे तक कामुक नज़रों से देख रहा था और सच में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आज तो मेरी होने वाली हो, इतना बोलकर रेहान फिर से राक्षसी हंसी हंसने लगा। ध्वनि एक बार भी रेहान को नजर उठाकर नहीं देखती है। उसको रेहान को देखने से घिन आ रही थी। रेहान ध्वनि के हाथ को पकड़कर बाहर ले जाने लगा। ध्वनि सर झुकाए उसके पीछे पीछे चल रही थी। थोड़ी देर के बाद वो दोनों जंगल की तरफ पहुंच गए और हवन कुंड जहाँ लगा हुआ था और पंडित जी भी बैठे थे और शादी की रस्में पूरी करने के लिए वहाँ सारा सामान भी मौजूद था। उस समय उस जगह पर चांद की रोशनी सीधा धरती पर गिर रही थी। रेहान ध्वनि के सामने देखते हुए बोलता है, ये देखो स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हारे लिए कितनी तैयारियां किया है। ध्वनि अपनी भीगी पलकें उठाकर सामने देखती है और उसको आहान की बहुत याद आ रही थी। उसको भाग जाने का मन कर रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। रेहान ध्वनि का हाथ पकड़ता है और हवन कुंड की तरफ ले जाने लगता है। एक कदम आगे ही बढ़ाया था कि तभी उसके कदम रुक गए। वो पीछे मुड़कर ध्वनि की आंखों में आंसू देखता है और इस समय ध्वनि भी उस हवन कुंड को अपनी आंसू भरी नजरों से ही देख रही थी। ध्वनि रोंदी आवाज में उससे कहती है, रेहान अभी भी वक्त है, मुझे छोड़ दो, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। हान से बहुत प्यार करती हूँ मैं, प्लीज मुझे जाने दो। रेहान उसकी बातें सुनकर गुस्से में आ गया और उसके हाथ को दबाते हुए बोलता है, तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, पर तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। रेहान इतना ही बोला कि ध्वनि को खींचते हुए वो वहां से ले गया और उसको जबरदस्ती बैठाता है। रेहान गुर्राते हुए पंडित जी से बोलता है, जल्दी शुरू करो। पंडित डरते हुए जी पंडित जी के मंत्र पढ़ने लगे। रेहान ध्वनि जबरदस्ती हाथ पकड़ के वहीं बैठाए हुए था और साथ में ही अग्निकुंड में आहुति देने लगता है। ध्वनि रोए जा रही थी। पंडित जी बोलते हैं, वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाएं। पंडित जी के लफ्ज सुनते ही रेहान के होठों पर एक कातिल मुस्कुराहट तैर जाती है। रेहान जल्दी से खड़ा होकर ध्वनि की बाजू को पकड़कर जबरदस्ती खड़े कराता है। पंडित जी रेहान से डरते हुए बोलते हैं, गठबंधन कौन करेगा साहब? रेहान डेविल स्माइल करते हुए, मैं। पंडित जी डरते हुए, पर यह नहीं हो सकता, गठबंधन सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं। रेहान गुस्से में,
पंडित जी के चेहरे को झुककर और दांत पीसते हुए बोलता है, ये बुढ़ा, तेरा काम शादी करवाना है। शादी कैसे होगी वो मैं बताऊंगा। पंडित जी डरते हुए हाँ में गर्दन हिलाते हैं और रेहान ध्वनि को देखकर फिर उसकी चुनरी को अपने दुपट्टे से बांध देता है और फिर फेरे लेने लगता है। जैसे ही ध्वनि की हाथ वो पकड़ने को हुआ, रेहान को जोर का झटका महसूस हुआ। वो थोड़ी दूर जाकर गिरा। ध्वनि और पंडित जी हैरानी से और डर से उसी को ही देख रहे थे। रेहान को बहुत दर्द हो रहा है और वो दर्द से कराहते हुए उठा और इधर उधर देखते हुए गुस्से में बोलता है, किसकी हिम्मत हुई मुझे मारने की, कौन है? रेहान इतना ही बोल पाया कि उसको फिर से एक झटका लगा और वो फिर से गिर गया। तभी उसके कानों में एक भयानक आवाज़ गूंजती है, तेरा काल आया है। रेहान खांसते हुए और ऊपर चेहरा उठाकर देखता है, फिर उसको उठने की कोशिश करते हुए गुस्से में बोलता है, कायर, हिम्मत है तो सामने आकर वार कर, चुपचाप क्यों वार कर रहा है? सामने आकर। इतना ही बोलते ही रेहान उठकर खड़ा हुआ, फिर चिल्लाते हुए बोलता है, कौन हो तुम, मेरे सामने आओ। रेहान बोलते ही अंधेरे से एक आवाज़ आई, अंधेरे के साम्राज्य का सम्राट, मौत का बादशाह, वैम्पायरों का किंग, असीम शक्तियों का मालिक, अथर मलिक। इतना बोलते ही आहान मलिक, इतना बोलते ही आहान अंधेरे से निकलते हुए बड़े शान से बाहर आया। उसके साथ ही जीवन करण भी उसके साथ ही आए थे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारी कहानी का आज का ये पार्ट? तो क्या लगता है आपको, क्या आहान ध्वनि को रेहान से बचा पाएगा? तो आज रेहान की क्या हालत होने वाली है और अब वो ध्वनि के साथ क्या करेगा और ध्वनि आहान से क्या कहेगी? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए स्टोरी में यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए वैम्पायर लव, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।